हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ लेके आएंगे। देखिए, ये एग्ज़ाम हमारा जो हुआ था वो हमारा 20 अगस्त 2023 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मैं पीवाईक्यूज़ लेके आई हूँ सीडीपी के। इसमें मैं पीवाईक्यूज़ सॉल्व करूँगी और जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं करी देखी हैं, उससे पहले मैंने जो 2011 से लेकर अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी के मैं पीवाईक्यूज़ करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने उन्हें नहीं देखा है उन्हें भी देख लें। और जो इसमें मैं आज 2023 का करा रही हूँ और आपका एक पेपर रह गया है 2024 का, तो उसको भी सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि जो पेपर फर्स्ट में है उसमें आपके 5 भाग होते हैं, जो भी होते हैं। जैसे कि आपका जो होता है कौन कौन से होते हैं, बाल विकास हमारा 30 मार्क्स का होता है। और हमारा जो गणित है, ठीक है, जो हमारा मैथ्स है वो भी हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 30 मार्क्स का होता है। और 30 ही क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स का होता है। फिर आ जाता है भाग 3 में आपका आ जाएगा ईवीएस आ जाएगा, और भाग 4 में आपका हिंदी इंग्लिश आ जाएगा। देखिए, जो जिनकी लैंग्वेज होती है फर्स्ट हिंदी है, ठीक है, तो उनकी सेकंड लैंग्वेज आपकी अंग्रेज़ी रहेगी। और जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो उनकी सेकंड लैंग्वेज रहेगी हिंदी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, जो आप लोग जब कभी भी एग्ज़ाम दें तो सबसे पहले उसके जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आप देंगे एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारा, क्या है, डिस्ग्राफिया। जो हमारा क्या है, डिस्ग्राफिया है। तो डिस्ग्राफिया जो है वो क्या है, तो यहाँ पे जो डिस्ग्राफिया होता है, देखिए डिसलेक्सिया आपने सुना होगा। तो जो डिसलेक्सिया होता है उसमें बच्चा क्या होता है, उसमें पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। और डिसकैलकुलिया होता है तो उसमें बच्चा जो होता है कैलकुलेशन करने में उसको कठिनाई होती है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं डिस्ग्राफिया क्या है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया की बात की है। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो डिस्ग्राफिया है वो क्या है। तो ये जो डिस्ग्राफिया है वो हमारा क्या है, तो ये जो है क्या है, एक तंत्रिकी विकार है। क्या है, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है। तो जिस बच्चे को क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा, तो उसमें क्या होगी, उसमें जो है या तो तो उसमें जो एक ऐसा विकार होता है जिस जो जो डिस्ग्राफिया है, वो बच्चा क्या, अक्षरों को और आकारों को बनाने में कठिनाई, जैसे कि यहाँ पे ए बनाना चाह रहा है बच्चा, मान लो यहाँ पे ए बनाना चाह रहा है, तो उससे क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। या फिर कोई भी आकार बना रहा है, कोई भी शेप बना रहा है, तो उसको जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर बना रहा है, तो क्या है, उसमें कठिनाई हो रही है। तो अगर किसी बच्चे को इस तरीके की कठिनाई हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ग्राफिया बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहे हैं कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। कह रहे हैं कि प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करना, जो बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें, कह रहे हैं यहाँ पे उपागम यानी कि टूल्स पूछ रहा है, जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं त्वरण कहते हैं, त्वरण यति गतिवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं। समावेशी कक्षा जो होती है जिसमें जो होते हैं सभी बच्चे एक साथ बैठकर शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो उसे बोलते हैं समावेशी कक्षा। तो शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उनमें क्या होता है, तो उनमें जो होता है वो क्या क्या होता है। देखिए, तो उनमें जो होगा, सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसमें जो होगा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्या क्या होगा, तो उसमें जो होगा देखिए हमारा, एक तो पाठचर्या में अनुकूलन करें, ठीक है, पाठचर्या में क्या करें, अनुकूलन करें। सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पे विविध दृष्टिकोण को शामिल करें। तो यहाँ पे जो शिक्षक है वो क्या करेगा, अलग अलग दृष्टिकोणों को क्या करेगा, शामिल करेगा, ठीक है। और तीसरा क्या करेगा, अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शैशव अवस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण के, कह रहे हैं कि शैशवावस्था, जो बच्चा शैशवावस्था होती है उसमें जो सामाजिकरण, जो सोशलाइजेशन होता है, तो कह रहे हैं जो शैशवावस्था में जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है उसकी डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की, जबकि बच्चा जो होता है जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है तो उसमें जो होता है उसमें सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कैसे होती हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शैशवावस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक, तो सामाजिकरण की प्राथमिक
संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं। तो सहज अवस्था में सामाजिकरण की प्राथमिक जो संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है, सामाजिकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की जो थे इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक होता है, विकास होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो कह रहे हैं कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा विकास होता है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो कैसे कह रहे हैं, व्यवहार करना चाहिए। तो पारंपरिक कौन से स्तर पर, यहाँ पे जो स्तर है तो वो कौन सा है इनका, पारंपरिक स्तर पर। तो कह रहे हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग के पारंपरिक स्तर पर इन्होंने कहा था कि बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। जब पारंपरिक स्तर पर बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। जैसा समाज उनसे अपेक्षा करता है तो उनको बच्चों को क्या करना चाहिए, उस पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे कह निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पे कथन है, देखिए कथन दे रखा है, कथन ए रखा है और कथन उसका कारण दे रखा है। तो यहाँ पे कथन ए को हम पढ़ेंगे, जैसे कि शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों से बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो कारण क्या है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का क्या है, एक प्रमुख घटक है। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है सही जो है वो आपका कौन सा है, ए और आर दोनों ही सही हैं। ठीक है, जो ए है ठीक है वो भी सही है और आर दोनों ही क्या है, सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। और जो आर है यहाँ पे जो आर व्याख्या कर रहा है वो किसकी, ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आंकलन यानी कि लर्निंग के लिए जो असेसमेंट होता है उसके लिए अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो अधिगम के लिए आंकलन का मुख्य लक्ष्य जो है वो क्या है। तो अधिगम के आंकलन के लिए जो मुख्य लक्ष्य है वो आपका हमारा क्या है, यहाँ पे जो लक्ष्य है विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो जब हम बच्चों का क्या करेंगे, अधिगम के लिए आंकलन करेंगे, उनका असेसमेंट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको फीडबैक देंगे, प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। देखिए बच्चों को क्या है, बच्चे अगर कहीं पर रॉन्ग कर रहे हैं तो हम उनको प्रतिपुष्टि देंगे, नहीं आप यहाँ पर रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम उनको फीडबैक देंगे, उनकी प्रतिपुष्टि यानी बताएंगे, तभी वो उसको राइट करेंगे, तभी वो क्या करेंगे, उनके अधिगम में क्या होगा, सुधार होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में, ऐसी कौन सी एज है, कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी एज है जिसमें जो है बच्चों शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि शब्द को पकड़ना शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो किसमें हो सकता है, यहाँ पे जो है वर्ष, किस वर्ष में बच्चे करते हैं, यहाँ पे 7 वर्ष के। जब बच्चे कितने वर्ष के होते हैं, जब 7 वर्ष के होते हैं तब वो शब्दों को पकड़ते हैं या फिर शब्दों का खेल करते हैं, चुटकुले कहानियों का खेल करते हैं। तो कौन से एज में, 7 ईयर्स में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैरल गिलिगन, तो यहाँ पे कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो जो कैरल गिलिगन थे, उन्होंने क्या किया था, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की क्या की, आलोचना की। तो क्योंकि नारीवादी दृष्टिकोण से की थी, किससे की थी, नारीवादी दृष्टिकोण से की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से, जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, तो कह रहे हैं कि उन 4 अवस्थाओं में से जो पूर्व संक्रियात्मक चिंतन अवस्था थी, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, उसमें की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को क्या करती है, संदर्भित करता है। तो यहाँ पे कौन संदर्भित करता है, तो यहाँ पे जो संदर्भित करता है वो हमारा कौन करता है, यहाँ पे केंद्रीय संदर्भित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है।
कह रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, हमारा क्या है, स्थिर है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो क्या होती है, स्थिर, और सोच जो होती है वो कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में जो होता है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में क्या होती है, धीमी, और सोच क्या होती है, तार्किक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। देखिए, दो तरह के कौशल होते हैं, एक सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं और आपके एक स्थूल गतिक कौशल होते हैं। तो सूक्ष्म गतिक कौशल जो होते हैं, जो हम लोग अपने हाथों की उंगलियों से करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं या फिर आप अपने शर्ट के बटन लगा रहे हैं, तो जो काम हम छोटे मोटे बिल्कुल हाथ से अपने करते हैं, लिखना पढ़ना कोई चीज़, तो ये सब जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जो भी हम अपने हाथों से उंगलियों से जो भी काम करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाते हैं। जबकि जो स्थूल गतिक कौशल होते हैं वो क्या होता है, जैसे दौड़ना है, रन करना है, भागना है, तो ये सब क्या होते हैं, स्थूल गतिक कौशल कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, स्थूल गतिक कौशल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है, स्थूल गतिक कौशल। जैसे कि तैरना, तो तैरना जो है हमारा सूक्ष्म गतिक कौशल में ना आएगा, बल्कि किस में आएगा, स्थूल गतिक कौशल में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भौतिक वृद्धि और विकास, कौन सा, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो किसका पालन करते हैं, तो किसका पालन करते हैं, शीर्षगामी अवरोही और आंतरिक से बाहरी की ओर क्या करते हैं, सिद्धांतों का पालन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, किसके अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास, तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो था क्या बताई थी कि सभी में बुद्धि जो होती है वो क्या होती है, जो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो सभी में अलग अलग तरीके की होती है। ये नहीं कि जैसे किसी में इंजीनियर की बुद्धि होती है, तो किसी में जो होती है किसान वाली बुद्धि होती है, तो किसी में जो होती है टीचर्स वाली, डॉक्टर वाली, तो सभी की बुद्धि अलग अलग होती है। कोई संगीतकार होता है। तो इन्होंने बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, दर्शन शास्त्री यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो बात की गई है, दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो किसकी मात्रा अधिक होती है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास दर्शन शास्त्री के पास कैसी बुद्धि होगी, व्यक्ति प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार का, जो मूर्तिकार बनते हैं, जैसे कुम्हार है, ये कुछ है, तो उनके पास जो क्या है, दिक् स्थान प्रकार की बुद्धि की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो अनुभवात्मक अधिगम, कौन सा बल, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो अनुभवात्मक अधिगम जो है वो किस पर बल देता है, आपका वो देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 17 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 है। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए, बच्चे, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो समस्या समाधान करें, उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी समस्याओं का समाधान कर, उनके अंदर ऐसी स्किल्स हों जिससे वो अपनी समस्या यानी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करें। तो उनके लिए प्रभावी तरीका क्या है, तो समस्या समाधान का प्रभावी तरीका क्या है, उन्हें बुद्धि मंथन करने और उन्हें बुद्धि मंथन करने और क्या है यहाँ पे, और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना, जिससे क्या होगा, बच्चों का जो होगा यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भी दो विकल्प दे रखे हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए। जो शिक्षक हैं तो उन्हें ऐसा इन्वायरमेंट, जैसे कि नॉर्मल सार्थक वातावरण बनाना चाहिए। तो शिक्षक यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टीचर हैं उनको कैसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो ऐसा इन्वायरमेंट हो जिसमें जो है बच्चे सभी पार्टिसिपेट करें, सभी सक्रिय हों, एक्टिव हों। तो कारण क्या है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे दो बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपका क्या है,
तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, यहाँ पे जो बताया गया है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही है, सही व्याख्या कर रहा है। क्यों व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए बता रहा है। देखिए, जब ऐसा अधिगम टीचर ऐसा इन्वायरमेंट पे देगा बच्चे को जहाँ पे बच्चा सीखेगा, सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा। जब भागीदारी, क्योंकि बच्चे तो सभी सभी आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनल रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं, लेकिन उनको अगर इन्वायरमेंट जैसा मिलेगा तभी वो कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल दोनों ही बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 18 का आपका सेकंड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 19 का क्वेश्चन का आंसर क्या है बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो अधिगम के दौरान यानी लर्निंग के दौरान जो है कौन सा योगदान जो है अधिगम, कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। तो कौन देती है, गैर प्रासंगिकरण, प्रसंगीकरण। तो गैर प्रसंगीकरण जो है वो क्या करता है, अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि कौन सा एक ऐसा प्रश्न है, यानी कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें विद्यार्थी जो होते हैं अपनी सोच पर यानी कि खुद की थिंकिंग पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो कौन सा क्वेश्चन है। तो कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो इस पर बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सोचेंगे और उसके बारे में अपनी सोच पर सोचेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। विफलता के लिए, किसके लिए, विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो कौन है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो यहाँ पर से क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आंतरिक विफलता। तो बच्चा यहाँ पर से क्या हुआ, इंटरनली क्या हुआ, विफलता का के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण क्या है, जो सफल नहीं हुआ वो क्या हुआ, असफल हो गया, विफलता हो गया। तो उसके लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण क्या है, तो मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो ये आप वो बच्चा जो है क्या है, इंटरनली रूप से सोच रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन दे रखा है, ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खेलने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो बहुत कम उम्र में, कह रहे हैं कि बच्चों को इतनी समझ भी नहीं होती, फिर भी क्या है, जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, गुड़ियों से खेलती हैं। यहाँ पे देखिए दो हैं, एक गर्ल्स हो गए और यहाँ पे एक हो गया बॉयज़। तो जो गर्ल्स हैं तो वो किससे खेलेंगी, गुड़ियों से खेलेंगी, और जो बॉयज़ हैं वो किससे खेलना पसंद करते हैं, कार से। और इनकी कोई इतनी एज भी नहीं है, इनको इतनी समझ भी नहीं है। तो इसका जो कारण है, ऐसा कारण क्या हो सकता है, तो बच्चे किसी विशेष संस्कृति के अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा उसका कारण क्या यही है, तो इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 22 है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, क्या है, ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है वो बिल्कुल सही है और जो आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे कह रहे हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में, कह रहे हैं कि जो बच्चों का संकल्पनात्मक योग्यताएं होती हैं उनका विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन निभाता है, तो इसमें जो निभाता है वो क्या निभाता है, सहकर्मी सहयोग। कौन सा, सहकर्मी सहयोग जो है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, कह रहे हैं जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक, जो आंतरिक वाक होता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कह रहे हैं कि जो आंतरिक यानी कि इंटरनल बच्चा जो होता है अपने आप से बात करता है, तो आंतरिक वाक जो होता है वो क्या होता है, तो बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। क्या है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का क्या है, एक तरीका है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे करें कि 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है। तो यहाँ पे जो एक लड़की है, 4 वर्ष की अपर्णा एक लड़की है, वो कहती है कि एक बटन क्या है, जिंदा है, क्योंकि ये उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं कि जो जीन पियाजे के अनुसार, अगर बात सोचा जाए किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, जो उसकी सोच है, थिंकिंग है, तो उसकी थिंकिंग की जो कैरेक्टर विशेषता है वो क्या है? तो उसकी थिंकिंग की जो विशेषता है वो क्या है? तो वो जीववादी चिंतन। तो उसे ये नहीं पता है कि ये जो है इसमें जान है या नहीं जान है। तो वहाँ पे वो उसको क्या समझ रही है, उस बटन को क्या समझ रही है, जिंदा समझ रही है। तो वो समझ रही है कि इसमें जान है। तो वहाँ पे जीववादी चिंतन कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। 27 निम्नलिखित में से सौलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सौलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? तो विशिष्ट विशेषता जो है वो कौन कौन सी है? सौलीनता, अगर किसी बच्चे में क्या है, सौलीनता का है, तो उसमें विद्यार्थी में कैसी विशेषता होगी? तो बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार करेगा। कैसा करेगा? बार बार चीज़ों को दोहराएगा और आवर्ती व्यवहार करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो कथन दे रखे हैं उनको हमें पढ़ना है और क्या करना है, यहाँ पे उनका चयन करना है सही कथन का। निम्न शिक्षार्थी के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। जो टीचर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अलग अलग परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए सभी बच्चों को। कौन से चिंतन के लिए? समालोचनात्मक चिंतन के लिए। तो इसका जो कारण दे रखा है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं क्या है, ए और आर की सही व्याख्या। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। जो ए कथन पढ़ा था और आर पढ़ा था वो क्या है, दोनों सही हैं। और ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे जो ऊपर ए था वो क्या कर रहे हैं, जो आर व्याख्या कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, यानी कि लर्निंग का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, लर्निंग का। तो अधिगम का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए? तो क्या है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं, जो बच्चे हैं वो सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा क्या हो, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। क्या है, जब कोई अवधारणा जो होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तो बच्चे क्या होते हैं, वो प्रभावी ढंग से सीखते हैं। जैसे कि बच्चे को अभी क्या है, ABCD नहीं आई है। क्या है, अभी बच्चे को A नहीं बनाना आया है, B नहीं बनाना आया है, C नहीं बनाना है, लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं, A फॉर एप्पल, APPLE। तो हम एप्पल उसे सिखा रहे हैं, उसे लेटर्स नहीं आए, लेकिन हम क्या उन्हें वर्ड्स बता रहे हैं। तो क्या है, जब बच्चे को क्या पढ़ाते हैं हम, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले उनको हम क्या सिखाते हैं, पहले तो उनको लाइनिंग वगैरह सिखाते हैं, फिर क्या करते हैं उनको, फिर जो होते हैं हम क्या सिखाते हैं उनको, ABCD सिखाते हैं, फिर उसके बाद उनको जो होते हैं वर्ड्स, फिर सेंटेंस, इस तरीके से फिर हम बताते हैं। तो बच्चे जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तब अच्छे से वो सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। देखिए एक जैसे कि जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि 10 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं, तो सभी के सीखने की जो स्किल्स हैं, जो शैलियाँ हैं, तो क्या अलग हैं, एक हैं? तो नहीं। तो विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता होती है। तो सीखने में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए। तो विद्यार्थी अलग अलग शैलियों से सीखते हैं तो उनको क्या देना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, और किसी मानव विविधता के प्रतिबिंब रूप में देखा जाना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और इससे पहले मैंने आपकी 18 से 19 वीडियोस करा चुकी हूँ, जो CDP की। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आपका पेपर 2 के लिए NCERT भी चल रही है और PYQs भी कराए जा रहे हैं। और इससे अब आपका रह गया है 2000, जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके आपके PYQs रह गए हैं, तो कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
लाइक ज़रूर कीजिएगा।